अभी गुलानीकर सर ने आपको बताया कि आपको जो अमोनिया जो हमें चाहिए उसकी प्यूरिटी क्या चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये देखिए एआर में जो प्रोग्राम होता है, प्रेजेंटेशन होता है, वो हर स्पीकर का अपना अपना खुद का प्रेजेंटेशन होता है, उसका अपना होता है। किसी को मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो रिकॉर्ड करना है, फोटो निकालना है, जरूर कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर स्पीकर का अलग होता है। तो वो स्पीकर आपको अगर परमिशन दे रहा है तो कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वैसे भी ये सारे प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे मैंने डाले हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। तो होता क्या है कि ये हवा और पानी जो है, जो हमें एज आदमी ह्यूमन बीइंग हमको बहुत जरूरी है, क्या ये इतने जरूरी है अमोनिया के लिए या इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हमको देखना है, स्टडी करना है। ये गुलानीकर सर ने आपको कई बार बोला है कि अमोनिया की प्यूरिटी क्या है। मेरे ख्याल से हर स्पीकर आपको ये बताता रहेगा कि आपको अमोनिया जो है वो 99.95% प्योर चाहिए, उसमें पानी या हवा या बाकी नॉन कंडेंसेबल गैसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नॉन कंडेंसेबल गैसेस का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि हमारा अमोनिया लिक्विड होता है, जो इवापोरेटर में जाएगा तो वो गैस बन जाता है, और जो कंडेंसर में गैस जाएगा तो वो लिक्विड बन जाता है। ये बेसिक साइकिल है। जो हवा है या नाइट्रोजन है, ये चीज़ें अगर अमोनिया में रहेगी तो ना इवापोरेटर में वो गैस फॉर्म में रहेगी, तो ना इवापोरेटर में जाके उससे कुछ होगा, ना कंडेंसर में जाके लिक्विड बनने वाला है। इसका मतलब क्या है, हमको उससे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं मिलने वाला। तो ये हमारे लिए बिन बुलाए मेहमान है। जैसे जो यात्री रेलवे में सफर करते हैं बिना टिकट के, वैसे ही वो ये लोग हैं हमारे प्लांट में। इनसे हमको क्या क्या नुकसान होता है ये हम देखना चाहेंगे। ये अमोनिया का जो एक छोटा सा फ्लायर बाहर रखा है, आप सब लोगों को पास अगर मिला हो तो बढ़िया है, नहीं तो ले लीजिए। इसमें अमोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा है, अमोनिया का क्या एडवांटेज है, जो बात की वो सारा उसमें लिखा है, ये आपके लिए है, फ्री लीजिए। हमारा जो सारा रेफ्रिजरेशन का साइकिल होता है ये प्रेशर टेम्परेचर चार्ट पे चलता है। हम कहते हैं कि भैया हमारा 2 डिग्री अगर दो बार या 30 PSI में चल रहा है तो -10 आएगा, 40 PSI में चल रहा है तो -5 आएगा। ये जो भी हमको कहना है, ये आप देखिए यहाँ पे, अगर हमको तो आलू का कोल्ड स्टोरेज है, अगर हमको ये -6 पे चलाना है तो हमको 35 PSI प्रेशर चाहिए। अगर हम इसको मतलब रूम टेम्परेचर हम 0 रख रहे हैं और -6 पे चला रहे हैं तो 35 PSI चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर हम 4 डिग्री रखने वाले हैं और इसको 0 डिग्री या -1 पे चलाने वाले हैं तो हमको 40 PSI प्रेशर चाहिए। तो ये सारा जो हम प्रेशर के हिसाब से टेम्परेचर की बात करते हैं, ये समझ के बात करते हैं कि हमारा अमोनिया प्योर है, अमोनिया में मिक्स कुछ नहीं है। और ये तभी ये जो चार्ट हमको दिया जाता है, या अमोनिया का चार्ट हम लोग यूज करते हैं, ये वैलिड होता है। ये अगर इसमें जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा अगर एटमॉस्फेरिक कंडेंसर है तो उसमें क्या होगा, पानी से हम लोग ठंडा करते हैं तो 36 से 38 डिग्री के आसपास हमारा कंडेंसिंग होना चाहिए, मतलब 180-160 के आसपास अपना डिस्चार्ज का प्रेशर चलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर चल रहा है इसका मतलब अपना प्लांट में हवा है। तो कैसे है, क्या होता है, ये चीज़ें हम आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो पानी, हवा और या हवा जैसे बाकी चीज़ें, कभी नाइट्रोजन है कभी हाइड्रोजन है, क्योंकि आप देखिए अमोनिया का सिंबल क्या होता है, NH3। N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनता है। अगर ये अमोनिया क्रैक हो गया, अमोनिया सेपरेट हो गया, मतलब नाइट्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ये दोनों गैसेस जो है वो हमारे इसमें टेम्परेचर, हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेशन प्लांट का, टेम्परेचर कम करना, उसके लिए ये वैलिड नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ें हमको चाहिए नहीं, इसलिए हमको प्योर अमोनिया चाहिए। और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहेगा तो उसका कोई फायदा अपने को होता नहीं है। और ये चीज़ जो से मैंने कहा कि अगर हमारे प्लांट में हवा है या नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसे भी है, इसको हमको पता कैसे चलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि प्रेशर जो होता है वो ऐड होते जा रहा है। मतलब मेरा अमोनिया का प्रेशर है, मेरे एम्बिएंट टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर के हिसाब से 13 kg होना चाहिए, 160 PSI होना चाहिए, 165 होना चाहिए। लेकिन मेरे प्लांट में अगर हवा आ गया, हवा अगर 20 PSI का आ गया
तो मेरा प्लांट का प्रेशर 165 की जगह 185 हो जाएगा या 190 हो जाएगा। ये प्रेशर ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरे प्लांट में 100% हवा है। हम इसको चेक कर सकते हैं, हाँ चेक कर सकते हैं। एक सिंपल चीज़ है, आपको जो कंडेंसर के ऊपर या रिसीवर के ऊपर जो अमोनिया का प्रेशर दिखा रहा है वो प्रेशर मेजर कीजिए। जो रिसीवर में अमोनिया का लिक्विड है वो लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कीजिए। उसमें आप थोड़ा सा ड्रेन करके उसमें टेम्परेचर मेजर कर लीजिए। और ये जो अपना चार्ट है उसमें देखिए कि अगर आपका अमोनिया का लिक्विड का टेम्परेचर समझो 36 डिग्री आ रहा है तो उसमें आपका प्रेशर होना चाहिए 180 और अपना एक्चुअल 200 है। तो इसका मतलब आपने पास 20 psi का हवा है। सिंपल स्टेप है, आप कोई भी इसको कर सकते हो। सिर्फ वो जब अमोनिया निकालोगे, अमोनिया का टेम्परेचर लेंगे, थोड़ा सेफ्टी रखना। अमोनिया डेंजर चीज़ है, तो उसको निकालते समय जब बीकर में या जिसमें निकालोगे उसकी थोड़ी सी या तो जैसे सर ने हमको वो सेफ्टी इक्विपमेंट बताया था, मास्क पहन लो, ग्लोव्स पहन लो, सॉरी शूज़ पहन के आसपास में पानी रख के इसको करो कि कुछ हो जाएगा तो इमीडिएटली पानी आ जाएगा, ले पाएंगे। ये करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लांट में एयर है या नहीं है। अब अगर हमारे प्लांट में एयर है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। कंप्रेसर को जो पावर लगती है, जो कंप्रेसर की पावर की हम बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो डिस्चार्ज प्रेशर है डिवाइडेड बाय जो सक्शन प्रेशर है, वो काम करने के लिए जो मतलब सक्शन में जो अमोनिया आ रहा है इसको डिस्चार्ज प्रेशर तक लेके जाने के लिए या कंडेंसिंग प्रेशर तक लेके जाने के लिए जो पावर लगती है वो कंप्रेसर की पावर है। अब आप मुझे कोई बताएगा कि ये हम लोगों को प्रेशर जो हम लोग कहते हैं कि डिस्चार्ज का प्रेशर बढ़ाते हैं, अमोनिया का प्रेशर बढ़ाते हैं, इसकी जरूरत क्या है? ये प्रेशर बढ़ाने की, गैस की प्रेशर बढ़ाने की जरूरत क्या है? गैस का जो प्रेशर हम लोग कंप्रेसर में बढ़ाते हैं, इसकी जरूरत क्या है? ये क्यों बढ़ाना है प्रेशर हमको? नहीं, कम से कम चले सही है, लेकिन जो भी है अभी जैसे अपना सेक्शन 40 पे चल रहा है तो हम डिस्चार्ज में 160 पे चल रहा है, 180 पे चल रहा है, तो ये 180 160 चाहिए क्यों चाहिए? हाँ तो वो क्यों चाहिए? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, हमको हमारा जो अमोनिया है प्लांट में, हम इसको एक ही बार डालते हैं और इसको घुमाते रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि वो अमोनिया डेली हम डालते जा रहे हैं। तो हम अमोनिया जो है उसको रिसर्कुलेट करते हैं। तो अब अमोनिया जब लिक्विड रिसीवर में लिक्विड फॉर्म में होता है, जब अपने इवापोरेटर के पास जाता है तो या पंप वेसल है तो वहाँ हम लोग एक्सपांड करते हैं, मतलब हैंड एक्सपांशन वॉल से उसका प्रेशर कम कर देते हैं, उसको वो प्रेशर पे लाते हैं जो हमको टेम्परेचर चाहिए। तो क्या होगा, वो जब जैसे कॉइल में, बंकर कॉइल में या अंदर कॉइल में जाएगा, गर्म हवा उसके कांटेक्ट में आएगी, तो जो अंदर का जो अमोनिया है वो इवेपोरेट होके गैस बन जाएगा। अब ये गैस बन गया, जो गैस है वो कंप्रेसर के सेक्शन में आ गया। अब इस गैस को वापस लिक्विड कैसे बनाओगे? हाँ, तो कंडेंसर में लिक्विड कब बनेगा? जब इसका जो अमोनिया का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम लोग इतना बढ़ा देंगे कि उसके ऊपर पानी का टेम्परेचर डालेंगे, मतलब पानी का जो एम्बिएंट पानी का टेम्परेचर है उससे अमोनिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जब उसके ऊपर पानी छिड़केंगे तो वो कंडेंस हो जाएगा, फिर वो लिक्विड बन जाएगा और फिर इसको हम लोग वापस सिस्टम में ले पाएंगे। तो वो टेम्परेचर बढ़ाना है। वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको गैस का प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हमारा जो प्रेशर, डिस्चार्ज का प्रेशर होता है वो 160-170 पे अपना चलता है, क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर है उससे अमोनिया का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो अमोनिया ठंडा होगा। ये तो ठंडा अमोनिया था, ठंडे अमोनिया को वापस ठंडा नहीं कर सकते क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो कंप्रेसर का डिस्चार्ज क्या करता है ना,
वो पानी अमोनिया का टेम्परेचर, अब देखो अमोनिया डिस्चार्ज का टेम्परेचर कितना होता है, 60-70 डिग्री का होता है ना, हाथ लग जाएगा तो जल जाता है ना। तो पानी के टेम्परेचर से वो ज्यादा होता है, उससे इसलिए हम लोग उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं। तो पानी छिड़कने से क्या होता है कि वो ज्यादा टेम्परेचर का अमोनिया है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से लिक्विड बन जाता है। इसलिए वो 160-170 psi पे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमको पानी का जो टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर ज्यादा लेना है। पानी 30-32 डिग्री का होगा अपना, कंडेंसर में डालेंगे तो वो 4 डिग्री का डिफरेंस, 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 36 डिग्री का आप पकड़ लो। अब 36 के ऊपर अगर 40-50 डिग्री का मेरा अमोनिया होगा तभी तो वो ठंडा होगा और फिर वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड होगा तो वापस सिस्टम में यूज हो जाएगा। इसलिए इसको हमको प्रेशर बढ़ाना होता है, इसलिए हम टेम्परेचर लाने के लिए वो प्रेशर हम लोग बढ़ा देते हैं। तो कंप्रेसर में हमें पावर कहाँ लगती है, ये जो हमारा 40 psi का गैस है उसको हम लोग 160 पे लेके जाने के लिए पावर लगती है। कंप्रेसर की सारी पावर वही है। तो ये पावर हमारी ज्यादा लगेगी अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है, हमें 160 ही चाहिए लेकिन इसकी जगह अगर 200 आ रहा है तो हमको पावर ज्यादा लगेगी। दूसरा क्या होगा, क्योंकि कंप्रेसर की कैपेसिटी है उसमें एयर है, तो एयर कंडेंस नहीं हो रही है, ना उसका लिक्विड बन रहा है, ना वो इवापोरेट होकर गैस बन रही है। इससे क्या होगा, हमारा जो कंप्रेसर जो है वो तो उसमें वो एयर फ्री घूमेगी, उससे कोई रिफ्रेशिंग इफेक्ट नहीं मिलने वाला, ना वो ठंडा करने वाली है ना लिक्विड बनने वाली है। तो इसका मतलब कंप्रेसर की कैपेसिटी कम होगी, कंप्रेसर की कैपेसिटी कम होगी, कंप्रेसर को पावर ज्यादा लगेगी। इससे ओवरऑल क्या होगा, हमें जो रिफ्रेशन की कैपेसिटी चाहिए वो कम मिलेगी और पावर ज्यादा लगेगी, तो एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम होगी तो अपने प्लांट में या तो हमको एक कंप्रेसर ज्यादा चलाना पड़ेगा या एक टेम्परेचर आने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। इसके सिवा आगे क्या होता है कि जो जैसे कंप्रेसर का हम लोग टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंप्रेसर का वेयर एंड टेयर जो है, स्पेयर पार्ट का कंजम्पशन है, गैस्केट है, लुब्रिकेटिंग वो खराब होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो खराब होगा। ऑयल भी तो टेम्परेचर बढ़ने से जल्दी खराब होगा, जितना ऑयल खराब होगा उतना ऑयल नया डालना पड़ेगा। कंप्रेसर के स्पेयर पार्ट ज्यादा लगेंगे तो कंप्रेसर का मेंटेनेंस ज्यादा निकलेगा, ज्यादा बच तो कंप्रेसर को ज्यादा खोलना पड़ेगा सर्विस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब हमारे कंप्रेसर में प्लांट में एयर होता है। और तो मतलब एयर कर और एक क्या होता है, जैसे एयर जो रहेगा वो कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसर में अंदर का वो एरिया ब्लॉक कर देगा, तो वहां पे अमोनिया आ नहीं पाएगा, तो उतना एरिया जो कंडेंसर का है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। एरिया कम हो गया, नेचुरली अपना जो कंडेंसर का इफेक्ट कम होगा, पूरा अमोनिया जो लिक्विड गैस से लिक्विड बनना है वो कम बनेगा, थोड़ा गैस रिसीवर में वापस आ जाएगा, वही गैस आगे सिस्टम में जाता रहेगा। अगर गैस जाता है इवेपोरेटर में तो उसका कोई फायदा नहीं है, हमें जो टेम्परेचर मिलता है वो लिक्विड से गैस बनने का टेम्परेचर मिलता है। अगर लिक्विड से गैस नहीं बनेगा, खाली गैस जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं मिलता है ठंडा होने का। ये हमेशा ध्यान रखिए, जितना आपके इवेपोरेटर में लिक्विड ज्यादा रहेगा, आपके कॉइल में जितना लिक्विड भरा रहेगा उतना आपको टेम्परेचर बढ़िया मिलेगा। जितना वहां पे गैस डालोगे, एयर डालोगे, उतना वेस्ट है, उसमें कोई टेम्परेचर नहीं मिलने वाला, पूरा खाली वो प्लांट चलेगा। मतलब कोई लोग कंप्लेंट करते हैं सर प्लांट तो चलता है टेम्परेचर नहीं आता है, एयर जाएगी तो प्लांट, एयर का कुछ काम नहीं है, एयर कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये और सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कंडेंसर है, कंडेंसर में हायर टेम्परेचर में अमोनिया जाएगा, एयर जाएगा, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है ना उसमें स्केलिंग ज्यादा होती है, तो कंडेंसर के ऊपर जो स्केलिंग फॉर्मेशन होता है वो जल्दी हो जाएगा। समझो आपको आप 160 psi में चलाओगे, 6 महीने करने उसके ऊपर स्केलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन उसको 200 psi में चलाओगे तो 2 महीने के अंदर ही स्केलिंग होगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतनी स्केलिंग ज्यादा होती है। तो ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं ना, ये एयर के होते हैं हमारे प्लांट के ऊपर। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप देखोगे कि अगर हमारा कंडेंसर अंदर अमोनिया है
और अगर हमारा उसके साथ में अगर लिक्विड आता है, एयर आता है, एयर जो होता है वो एकदम पाइप को चिपक के बैठ जाता है अंदर से। तो पानी ऊपर से गिरता है तो बीच में हवा आएगा, बाद में अमोनिया आएगा। और एयर जो है वो सबसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। पानी में जितना जल्दी हीट ट्रांसफर होता है उतना एयर में नहीं होता है। आप देखो पानी जल्दी ठंडा होता है, पानी जल्दी गर्म होता है, उतना फास्ट एयर नहीं होता है। हाँ, एयर क्या समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप? जहर है, बिल्कुल जहर है, प्लांट के लिए एकदम जहर है। आप देखो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में अपने पास 4% अगर 5% की हवा होती है तो अपने को कम से कम 8 से 10% पावर ज्यादा लगती है। आपके अगर प्लांट में अगर 5% हवा होती है तो आपको 8 से 10% पावर ज्यादा लगती है। और पावर ज्यादा लगेगी, मैं वही रिपीट करता हूँ, पावर ज्यादा लगेगी, कंप्रेसर का वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, स्पेयर पार्ट ज्यादा लगेंगे, ऑयल जल्दी खराब होगा। ये सारी चीजें होती है ना, ये आपको आपके प्लांट को जहर, जैसे सर ने कहा जहर है। तो ये एयर आती कहाँ से है? ये एयर एक तो आती है अमोनिया के साथ में ही आती है, क्योंकि हमको जो भी अमोनिया सप्लाई किया जाता है ना, उसमें कोई ये नहीं बताता कि उसमें प्योर अमोनिया कितना है। अमोनिया की सर्टिफिकेट ही नहीं देता कोई। तो उसके साथ में भी हवा आ सकती है अंदर। क्या भरा है सिलेंडर में किसको मालूम है? उसमें एयर आती है, वो अपने सिलेंडर में जब चार्ज नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। सिलेंडर में पूरा खाली अमोनिया होना चाहिए, चढ़ना क्यों नहीं है? सिर्फ प्रेशर डिफरेंस से चढ़ता है। अमोनिया जो चढ़ता है प्लांट में प्रेशर डिफरेंस से चढ़ता है। अगर अमोनिया सही प्रेशर पे सिलेंडर में डाला है तो पूरा अमोनिया निकलना चाहिए। तो एयर आनी नहीं चाहिए। अगर मैंने अगर पूरा अमोनिया ही भरा है तो एयर आएगी कैसे सिलेंडर में? तो एयर जो होती है वो मेरा कहना है वो एक सोर्स है जिससे एयर प्लांट में आ जाती है। दूसरा क्या होता है, कई बार हम लोग जो प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, जब भी वेसल लगाते हैं, कोई इक्विपमेंट लगा देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर का सक्शन का वॉल्व खोल देते हैं और उससे हवा अंदर लेते हैं और वो प्रेशर दे देते हैं। तो वो जो एयर हम लोग पूरा अंदर डालते हैं प्रेशर टेस्टिंग के लिए, वो एयर को पूरा निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, वैक्यूम सही तरह से करते हैं। वो बहुत जरूरी है कि उसको वैक्यूम करके पूरी एयर निकाल दो। अगर वो एयर खाली लोग क्या कर देते हैं, वॉल्व खोल के एयर को छोड़ देते हैं, लेकिन जो एम्बिएंट प्रेशर के ऊपर जितनी एयर अंदर बनी है वो अंदर वही रहेगी। तो वो भी एक तरीका है एयर को अंदर आने का। कई बार हम सर्विस के लिए, कई बार फिल्टर चेंज करने के लिए कंप्रेसर को खोलते हैं, ऑयल चार्ज करते हैं, अमोनिया डालते हैं, उस हर वक्त में अंदर एयर चली जाती है। तो ये अलग तरीके हैं जिसकी वजह से अपने प्लांट में एयर चली जाती है। अभी आपके तो अगर सारे आलू के प्लांट है तो वो तो पॉजिटिव प्रेशर में चलते हैं, लेकिन अगर आपका लो टेम्परेचर का प्लांट है, फ्रीजिंग का प्लांट है, तो वैक्यूम में अगर चल रहा है, तो वैक्यूम वाले लाइन में अगर कहीं लीक हो गया तो अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या है कि बाहर का जो प्रेशर है उससे अंदर का प्रेशर कम है। तो अभी तो क्या होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो अमोनिया बाहर आता है, लेकिन अगर अंदर का प्रेशर कम है तो अमोनिया बाहर नहीं आएगा, हवा अंदर जाएगी। तो ये एक तरीका है जिससे ये चला जाता है। और एक सबसे बड़ा एक चीज होता है जो हमको कोई नहीं बताता, कोई प्रॉब्लम नहीं बताता, कि जैसे हमारे प्लांट में एयर आती है, एयर अंदर रहती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। उससे क्या होता है, जो अपना जो ऑयल है ना, वो अपना जो मिनरल ऑयल यूज करते हैं वो हाइड्रोकार्बन है। उसमें जो जब उसका अगर एक टेम्परेचर लिमिट क्रॉस हो गया, समझो वो 120 डिग्री का था और हमारा 130-140 टेम्परेचर हो गया, तो वो जो ऑयल है वो क्रैक हो जाता है। तो क्रैक होने से वो उसमें हाइड्रोजन या उसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है। वो हाइड्रोजन सेपरेट हो गया तो वो
अपने लिए नॉन कंडेंसेबल हवा की तरह है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने टेम्परेचर रेंज में ना कंडेंस होता है ना लिक्विफाई होता है, तो वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है, ऑयल ब्रेक होने लगता है। आपने देखा होगा ऑयल का कलर भी चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें होती है जिससे अपने एयर से हमारे लिए प्लांट में हानिकारकता आती है। तो क्या हम इस एयर को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? क्या हमको एयर आ गई तो पूरा अमोनिया को निकालना है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना 2 टन 10 टन माल अमोनिया डाला है उसको बाहर निकाले। तो हम इसमें क्या करते हैं, पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो एयर है वो एयर को निकाल देना है। पर्जिंग के 2 प्रकार है, आप इसको मैन्युअली पर्ज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली पर्ज कर सकते हो। ऑटोमेटिक पर्जिंग करने से बेनिफिट क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कि अपने प्लांट में एयर है या नहीं है। अगर एयर है तो एयर को निकाल देता है, उसमें आपको ना आदमी की ज़रूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। और उसमें फिर हमेशा लोअर प्रेशर पे ही प्लांट चलेगा, तो कंटिन्यूस बेनिफिट मिलेगा। उसका डिसएडवांटेज क्या है कि पर्जर लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। पर्जर में कोई वॉल लगा है, सोलनाइट लगा है, उसकी कोई कॉइल वगैरह खराब हो गई तो वो चेंज करना पड़ता है, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है। तो ये एडवांटेज है ऑटोमेटिक पर्जिंग का, ये डिसएडवांटेज है। तो जो मैंने कहा कि ये आप इसको देख सकते हो कि जब ये ऑटोमेटिक पर्जिंग है तो वो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है डिस्चार्ज का। और जहाँ पे हम मैनुअल पर्जिंग करते हैं, समझो 15 दिन में एक महीने में पर्जिंग करेंगे, तो जब तक पर्जिंग नहीं करेंगे तब तक एयर अंदर बना रहेगी। जब पर्जिंग करेंगे तो एयर निकल जाएगी, फिर अगले पर्जिंग साइकिल तक वापस अंदर एयर बन की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि आप 3 हफ्ते में 2 हफ्ते में अगर पर्जिंग कर रहे हैं तो उस 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद पर्जिंग होने से पहले टाइम में अपने प्लांट में एयर रहेगी। वो जो 3 हफ्ते की एयर है उससे जो डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा रहेगा उससे सारे प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो ये पर्जिंग की जो सिस्टम्स है इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप की पर्जिंग हम कहते हैं। मैनुअल पर्जिंग है या डायरेक्ट पर्जिंग है, एक ऑटोमेटिक पर्जिंग है। ऑटोमेटिक पर्जिंग में कंप्रेसर के साथ की जाती है या अपने रिफ्रेशिंग प्लांट के बारे में साथ की जाती है। तो आप देखो कि जो मैनुअल पर्जिंग है वो हम 2 जगह से करते हैं, एक तो रिसीवर से करते हैं और दूसरा कंडेंसर के ऊपर से करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो कंडेंसर के ऊपर या रिसीवर के ऊपर वॉल देना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपको मैनुअल पर्जिंग करना होता है तो प्लांट को पूरा बंद कर दीजिए। कंडेंसर का पानी, पंखे चलाइए, अगर इवेपोरेटिव कंडेंसर है तो उसके पंखे और पानी चलाइए। अगर खाली एटमॉस्फेरिक कंडेंसर है तो उसका पानी चलाइए, प्लांट बंद रखिए। धीरे 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 जो कंडेंसर में अमोनिया है वो लिक्विड बन जाएगा, गैस बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जो रह जाएगी वो एयर होगी। तो 2-3 घंटा ऐसा चलाने के बाद आप पर्जिंग का वॉल धीरे धीरे खोलिए। जो पर्जिंग का वॉल है उसमें होस पाइप लगाइए, होस पाइप के दूसरे साइड को कुछ वेट लगाइए, पत्थर लगाइए या कुछ डेड वेट लगाइए, जिसको पानी में छोड़ दीजिए, हवा में मत छोड़िए, उसको पानी में छोड़िए। और फिर वॉल को धीरे धीरे खोल के जो अंदर की एयर है उसको निकाल दीजिए। अगर वो कभी भी आपको लगे कि जो बाहर आ रहा है उसमें कोई फोम आ रहा है अमोनिया में, या उसमें वो कुछ स्मेल आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है पानी का, तो इमीडिएटली पर्जिंग बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये स्टेप ध्यान रखें। अगर पॉसिबल है, आपके पास प्लांट में है, तो मास्क और ग्लोव्स पहन के ये काम कीजिए। खाली खुला मत काम कीजिए, क्योंकि अगर अमोनिया लीक हो गया, देखिए अमोनिया कंप्रेसर से डिस्चार्ज जो होता है वो अमोनिया होता है। 95% एयर है तो इसका मतलब 95% अमोनिया है। अगर हम कंप्रेसर के चालू कंडीशन में उसको पर्जिंग करने जाएंगे तो अमोनिया ही बाहर आएगा। तो इसको हमेशा प्लांट को बंद करके ही पर्जिंग करना है। उसमें आपको, क्योंकि अमोनिया अगर इनेल हो गया तो हम बेहोश हो सकते हैं, ज़्यादा अमोनिया आया तो मर भी सकते हैं। तो इसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हैंड ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रिकॉशन लेके ही इसको आपको मैनुअल पर्जिंग करना है। और जितना आप मैनुअल पर्जिंग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, 2 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, उतनी एयर ज़्यादा निकलती रहेगी। लेकिन आप 15 दिन में करोगे, 1 महीने में करोगे तो एयर प्लांट में एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो ये फ्रीक्वेंस साइकिल जो है पर्जिंग की वो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, हाँ सर, हाँ सर, लेकिन जो हमारा रिसीवर होता है उसमें तो हमारा लिक्विड ही होता है, क्या हम उसमें रनिंग पीरियड में निकाल सकते हैं?
सर क्या होता है, जो आपका रनिंग पीरियड होता है, जब प्लांट कंप्रेसर चालू रहता है, रिसीवर में जो अंदर लिक्विड आता है कंडेंसर से, उसमें गैस अमोनिया का भी रहता है, लिक्विड भी रहता है। अब इसको रनिंग कंडीशन में खोलने जाओगे तो ये हो सकता है कि उसमें अमोनिया का गैस आ जाएगा। अब इसको बंद करके ठंडा होने के बाद खोलोगे, ठंडा होने से क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगा और जो ऊपर रहेगा वो खाली एयर रहेगी। आपने देखा होगा जो पर्जिंग का वो रिसीवर के ऊपर देते हैं, हमेशा इसको आप लोग ऊपर ही देते हैं, उसको अंदर नहीं लेके जाते। तो कंडेंसर से जो आता है लिक्विड, उसके साथ में थोड़ा सा अमोनिया गैस रहता है। अगर आप उसको रनिंग कंडीशन में खोलने जाओगे तो वो अमोनिया का गैस बाहर आएगा, क्योंकि लिक्विड नीचे जाएगा, गैस ऊपर रहेगा। सर आपको नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर एक तो क्या चीज होती है ना, कोल्ड स्टोरेज जो होता है, वो जो मैंने देखा है, कोल्ड स्टोरेज जब बनता है तो शहर के बाहर बनता है, लेकिन कुछ सालों के बाद शहर कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच जाता है, तो आपके आसपास बस्ती बन जाती है, लोग रहने आ जाते हैं या दूसरी कंपनियां बन जाती है। फिर अगर अमोनिया लीक हो गया, थोड़ा सा भी स्मेल आ गया ना, आजकल लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। और सोशल मीडिया है, लोग इमीडिएटली फोटो डाल देंगे, इंफॉर्मेशन डाल देंगे, बदनामी भी हो जाती है। तो इससे हम रेकमेंड करते हैं कि रनिंग प्लांट में कहीं भी मत लगाओ, कहीं भी मैन्युअल पर्जिंग मत करो। आपको रनिंग प्लांट में पर्जिंग करनी है, ऑटोमेटिक पर्जिंग करो। हम उसी के बारे में देखेंगे अभी। तो ऑटोमेटिक पर्जिंग दो टाइप की होती है। एक टाइप के पर्जर में अमोनिया, एक रेफ्रिजरेंट का अलग से कंडेंसिंग यूनिट बनता है, कंप्रेसर होता है। वो क्या करता है, ये जो अपने रिसीवर के ऊपर इसको लगाया जाता है, तो रिसीवर के ऊपर जो गैस बड़ा है उसको कंडेंसिंग यूनिट में लिया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। फिर उसमें अमोनिया का लिक्विड होगा, तो लिक्विड नीचे गिर जाएगा। अगर उसमें एयर है तो एयर को ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप देखोगे कि कंप्रेसर का यूनिट जो होता है, इसमें ठंडी कॉइल होती है, गैस को इसके ऊपर डाला जाता है, कॉइल के ऊपर। जो कंडेंस होगा वो लिक्विड है, और जो अमोनिया है उसको वापस सिस्टम में डाला जाएगा, और जो हवा है उसको बाहर निकाल जाएगा। उसमें सेंसर लगाए जाते हैं, तो सेंसर चेक करता है कि हवा है या अमोनिया है, और उस हिसाब से वो वेंट के वॉल्व को खोलता है। ये देखो, ये एक टिपिकल पर्जर लगा हुआ है जिसमें कंप्रेसर का कंडेंसिंग है। ये रिसीवर के ऊपर लगा हुआ है, तो लिक्विड होगा नीचे रिसीवर में गिर जाएगा, और जो अमोनिया होगा उसको ये देखो ये बाहर वेंट किया जाता है। इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि अगर प्लांट बंद होगा तो भी ये एयर निकालेगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कंप्रेसर आता है, कंडेंसिंग यूनिट आता है, तो नेचुरली आपको इसका अलग से कंप्रेसर होगा, अलग से रेफ्रिजरेंट होगा, उसका स्पेयर पार्ट लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा, और उसका वापस से आपको पावर भी लगेगा। तो ये सिस्टम है। दूसरा सिस्टम होता है जो अपना एग्जिस्टिंग प्लांट में रेफ्रिजरेशन है, ठंडा है, उसी को यूज करके कॉइल को ठंडा करके आप उसको निकालो। इसमें क्या होता है, एक कॉइल होता है कि कॉइल को अपना रिसीवर से या कंप्रेसर से लिक्विड दिया जाता है, कॉइल को ठंडा किया जाता है। फिर कंडेंसर के जो पर्च पॉइंट्स है या रिसीवर के पॉइंट्स है, वहाँ से फाउल गैस को इस कॉइल के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। जो लिक्विड होगा वो सिस्टम में रिटर्न होगा, और जो विंड गैस होगा वो बाहर निकाला जाता है। इससे क्या, ये सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि इसको एक्सटर्नल पावर नहीं लगती, इसको कोई कंप्रेसर नहीं लगता, रेफ्रिजरेंट नहीं लगता, कंडेंसिंग यूनिट नहीं लगता। ये एग्जिस्टिंग अपने प्लांट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम से ही ये चलता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कंप्रेसर बंद है, पूरा प्लांट बंद है, तो ये एयर नहीं निकालेगा, लेकिन अगर प्लांट बंद है तो एयर निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो ये दो अलग अलग टाइम के सिस्टम आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टिपिकल एक पर्जर का फोटो है। जो ये पर्जर जो है, ये आप प्लांट रूम में लगा सकते हो, कंडेंसर के पास लगा सकते हो, बाहर लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। अब अगर हम लोग ऑटोमेटिक पर्जर लगाना चाहते हैं, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि ये जो पर्च पॉइंट है, मतलब हम जिसको कहते हैं कि हमको हवा कहाँ से निकालनी है, वो पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी होता है। वो बहुत जरूरी है कि हम हवा कहाँ से निकालें। जैसे मैंने कहा आपको कि हमारा जो कंडेंसर है, कंडेंसर के इनलेट में आप देखोगे
तो सबसे ज़्यादा अमोनिया गैस है, एयर कम है। लेकिन कंडेंसर के आउटलेट में जाओगे तो अमोनिया का जो गैस है वो लिक्विड, गैस से लिक्विड बन जाएगा, वो लिक्विड रहेगा, और जो गैस रहेगा वो एयर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये जो आपका पॉइंट है, पर्जिंग पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, लोग पूछते हैं भाई हम रिसीवर से निकालें या कंडेंसर से निकालें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि एयर दोनों जगह एक्यूमुलेट होती है, रिसीवर में भी होती है और इसमें कंडेंसर में भी होती है। होता क्या है कि जब हमारा जो रिसीवर जो है, रिसीवर अगर हमारा गर्म है, मतलब कंडेंसर ठंडा है, रिसीवर गर्म है, बाहर रखा हुआ है, रिसीवर ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ज़्यादा एयर जो है वो कंडेंसर में रहेगी। लेकिन अगर हमारा रिसीवर ठंडा हो रहा है और कंडेंसर थोड़ा गर्म रहता है तो एयर जो है वो रिसीवर में आएगी। तो हमारे यहाँ पे कैसे चलता है आप देखोगे तो समर कंडीशन में रिसीवर हमारा गर्म होगा और विंटर कंडीशन में रिसीवर ठंडा होगा। तो सीजनल कभी एयर रिसीवर में आएगी, कभी कंडेंसर में आएगी। इसलिए ऑटोमेटिक पर्जिंग सिस्टम लगाना है तो आपको दोनों तरफ लगाना है। ये कंडेंसर का मैंने कहा इनलेट में होता है, इनलेट में हमेशा अमोनिया गैस होता है, आउटलेट में लिक्विड होता है। तो अमोनिया का आउटलेट से हमको टैपिंग लेना है। और अगर हम लोग रिसीवर की बात कर रहे हैं तो रिसीवर में जहाँ पे अपना लिक्विड आता है उससे एकदम दूर वाले साइड में पर्जिंग का पॉइंट लेना है, कभी भी उसके बाजू में नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है, ये जो मैंने कहा कि यहाँ लिक्विड आता है उसके साथ में गैस भी आता है। अब इसको बाजू में लोगे तो सारा अमोनिया गैस बाहर आएगा, लेकिन आप इसको एकदम दूर में लोगे तो गैस वो जो है वो धीरे 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 ठंडा होके जो आएगा वो एयर आएगा। तो ये पर्जिंग पॉइंट का कनेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास कुछ फोटो है, जैसे ये पीएचई का चिलर है, आप देखिए पीएचई चिलर के आउटलेट से पर्जिंग पॉइंट लिया हुआ है। इवेपोरेटिव कंडेंसर है, यहाँ से लिया हुआ है आउटलेट से। अपना जो एटमॉस्फेरिक कंडेंसर है, अब देखिए लिक्विड का जो नीचे का हेडर है वहाँ से टैपिंग लिया हुआ है। तो ये पर्जिंग के टैपिंग लेना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कैसे कनेक्ट करो। ये देखो आप यहाँ पे ये दो इवेपोरेटिव कंडेंसर था तो दो आउटलेट का मिला के उन्होंने एक टैपिंग किया है। तो ये चीज़ लेना, कंडेंसर कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये ड्राइंग है, आप इस तरह से अपना भी प्लांट लगा सकते हो, कंडेंसर लगा सकते हो। ग्रेविटी सिस्टम में भी हम इसको पर्जिंग सिस्टम लगा सकते हैं, पंप सिस्टम में भी लगा सकते हैं। हर टाइप में इसको लगाते हैं जिससे आपको ये कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली पर्जिंग करता रहेगा। एक कस्टमर का है जिसमें इनका 16 kg प्रेशर चलता था, जब प्रेशर लगा दिया तो वो 12 kg हो गया, आइसक्रीम प्लांट था। तो इसमें कंटिन्यूस सेविंग मिलता है। पोटैटो कोल्ड स्टोरेज की हम लोग बात करेंगे तो डिजिटल पोटैटो कोल्ड स्टोरेज में अगर हमारा 13 kg पे होना चाहिए और अगर वो 15 kg पे चल रहा है तो एक साल में कम से कम 7-1 लाख रुपये का सेविंग निकल जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ आप क्योंकि आपका आलू का कोल्ड स्टोरेज 8 महीने ही चलता है, 3-4 महीने तो बंद रहता है। हाँ, तो आप उसका हिसाब से देखोगे तो 7 से 8 लाख रुपया का सेविंग एक साल में हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पानी के साथ क्या होता है। पानी जो होता है, अमोनिया और पानी, अभी गुरानीकर सर ने भी आपको बताया, अमोनिया और पानी दोनों की बहुत प्यारी दोस्ती है, एकदम लवर्स है वो। तो जैसे अमोनिया और पानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा दोनों मिक्स हो जाते हैं। और हमारा जैसे हमने कहा कि हमको जो प्योर अमोनिया चाहिए उसको हम लोग कहते हैं अनहाइड्रस अमोनिया चाहिए। लेकिन जैसे ही अमोनिया पानी के साथ में आता है, अमोनिया को पानी के पास लेके जाओगे वो मिक्स हो जाएगा, हाइड्रस अमोनिया बन जाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर में 30 डिग्री टेम्परेचर है तो पानी में 30% अमोनिया आ जाएगा। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो आपको 45% अमोनिया आ जाएगा। और अगर -33 डिग्री टेम्परेचर है तो आपका 100% पानी में अमोनिया घुल जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एम्बिएंट टेम्परेचर में 30% अमोनिया पानी में जा सकता है। इससे होता क्या है, सबसे प्रॉब्लम पानी आने से होता क्या है। पानी आने से ये होता है कि हम जो हाइड्रस अनहाइड्रस अमोनिया की बात कर रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि हमको ये प्रेशर में ये टेम्परेचर आना चाहिए, वो मिलता नहीं है।
आप देखोगे कि आपको 2 kg पे मतलब 30 psi पे आप प्लांट चला रहे हो तो आपको 0% डाइल्यूशन में -9 टेम्परेचर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर उसमें 10% पानी आ गया तो -9 की जगह -7 ही आएगा या -6 ही टेम्परेचर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मुझे वही -9 टेम्परेचर लाने के लिए सक्शन प्रेशर कम करना पड़ेगा। सक्शन प्रेशर कम करना पड़ेगा मतलब मुझे पावर ज़्यादा लगेगी। पावर ज़्यादा लगेगी मतलब मेरे कंप्रेसर की कैपेसिटी कम होगी। तो या तो मुझे कंप्रेसर के रनिंग आवर जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे या तो फिर जो कंप्रेसर है उसका जो पावर है वो ज़्यादा लगेगी, रनिंग आवर्स कम है, या मुझे एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ेगा। तो ये पहला डिसएडवांटेज है कि जो रेटेड मेरा सक्शन प्रेशर है उसके हिसाब से मुझे टेम्परेचर नहीं मिलता। और ये आपके पास एक सिंपल टेस्ट भी है कि समझो आपका 40 psi में प्लांट चल रहा है तो 40 psi में आपको अमोनिया का जो टेम्परेचर है वो समझ लो कि आपको -5 मिलना चाहिए। अगर उसकी जगह 0 मिल रहा है इसका मतलब आपके अमोनिया में पानी है। एक सिंपल टेस्ट है, आप इसको देख सकते हो। ये पानी आता कहाँ से है, जैसे गुलानीकर सर ने भी आपको बताया कि जो सिलेंडर है उसमें ही पानी रहता है और आप पूरा अमोनिया निकालने के लिए सिलेंडर को उल्टा कर देते हो तो नीचे जो पानी रहता है सिलेंडर के अंदर, जैसे सिलेंडर को उल्टा कर दोगे सारा पानी अंदर चला जाता है। सही तरीका क्या है कि अगर आपको अमोनिया निकालना है, आपको पूरा अमोनिया निकालना है तो सिलेंडर को सीधा ऊपर उठाइए, उसको उल्टा कभी मत कीजिए। जैसे आप उसको उल्टा करोगे अंदर का पानी सारा अंदर चला जाएगा सिलेंडर के अंदर का। तो ये एक सोर्स है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से पानी आता है। दूसरी बार क्या होता है कि कई बार प्रेशर टेस्टिंग करते हैं हम लोग। प्रेशर टेस्टिंग करते समय हाइड्रोलिक टेस्टिंग किया जाता है, अंदर पानी डाला जाता है, वो पानी को पूरा गर्म करके पूरा बाहर नहीं निकाला जाता। जब इंस्टॉलेशन चलता रहता है तो पाइप वगैरह होता है वो साइड पे पड़े रहते हैं, रात में कंडेंसेशन होता है, उससे अंदर पानी चला जाता है। तीसरी बात है कि जब भी हम कई बार हमको जो टेस्टिंग करना है टेक्निकली ड्राई नाइट्रोजन से टेस्टिंग करना है, लेकिन हम लोग ड्राई नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते, एम्बिएंट एयर को खींच के कंप्रेसर से अंदर टेस्टिंग के लिए डालते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे बाहर की हवा आएगी तो हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो भी अंदर आता है। वो जितना अंदर आएगा बाद में आप एयर को फ्लश कर दोगे, लेकिन जो रह जाएगा पानी वो सिस्टम के अंदर ही रहता है, वो निकलता नहीं है। तो हम लोग जब भी किसी की वजह से अंदर हवा आएगी, हवा के साथ पानी आएगा। दूसरा होता है कभी हमारा कंडेंसर लीक हो गया, कंडेंसर का पानी लीक हो गया तो वहाँ से अंदर हवा पानी अंदर आ सकता है। ये अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट में अंदर पानी आता है, और जो पानी आता है वो कभी बाहर निकलता नहीं है। एयर प्रेशर तो हमेशा ही एयर आएगी अंदर। अगर आपने प्लांट में एयर प्रेशर लगा दिया और आप कह रहे हो कि प्रेशर बढ़िया चल रहा है, मेरा प्रेशर दिन में 6 घंटा चलता है, इसका मतलब क्या है कि मेरे प्लांट में 6 घंटे के लिए हवा भी आ रही है, हवा आ रही है, हवा के साथ में अंदर पानी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हमें हमारे साथ में पानी अंदर लेके आती है। अब पानी से क्या क्या होता है, अगर एयर है प्लांट के अंदर तो एयर में जो ऑक्सीजन है और पानी आएगा तो रस्ट फॉर्मेशन होगा। जो ऑयल है, ऑयल को खराब कर देगा, ऑयल का कंटामिनेशन बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा ऑयल जो होता है वो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो ऑयल एकदम ऐसा एक ऐसे गोली की तरह बन जाता है, स्लज फॉर्मेशन होता है, उससे कंप्रेसर डैमेज होता है, प्लांट के जो एक्सपांशन वॉल्स है वो चोक हो जाते हैं, सोलनॉइड वॉल आपके चोक हो जाते हैं, रस्टिंग हो जाता है, और फिर कंप्रेसर का मेंटेनेंस बढ़ता है नेचुरली, ऑयल का कंजम्पशन बढ़ जाता है, ऑयल जल्दी चेंज करना पड़ता है। अगर वो लाइन में वो चोक हो जाए, एक्सपांशन वॉल में चोक हो जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ता है, पंप का परफॉर्मेंस नहीं आता है। ये सारी चीज़ें जो होती है इससे हमको हमारा प्लांट का जो पावर रिक्वायरमेंट है ज़्यादा होता है, वो टेम्परेचर मिलता नहीं है। हमें हमेशा लोअर सेक्शन पे चलाना पड़ता है या एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ता है। ये कुछ मेरे पास फोटो है, आप देख सकते हो। स्क्रू कंप्रेसर का बॉल बेरिंग है, जैसे टूट गया है, ये पानी की वजह से टूटा है। पानी अमोनिया आने से ऑयल खराब हो गया, ऑयल खराब होने से स्टिकी हो गया और ये बॉल बेरिंग टूट गए। पिस्टन कंप्रेसर में आप देखिए ये जैसे फिल्टर कैसे चोक हो गए, क्योंकि ऑयल खराब हो गया पानी से।
और ये चोक फिल्टर चोक हो गए, तो ये ऐसे स्लज फॉर्मेशंस कंप्रेसर के अंदर हो जाते हैं। ये अलग अलग इफेक्ट्स करते हैं। सोलनॉइड वॉल आप देखिए, प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल, फिल्टर्स है, ये चोक हो गए, इसमें रस्टिंग आ गया, ये सब पानी की वजह से होता है। और जितना जितना ये करोजन अंदर आएगा, पानी आएगा, करोजन होगा, वो वॉल्स को, आपके वॉल्स को डैमेज कर देगा, कचरा अंदर आता रहेगा। फिल्टर्स चोक होंगे, फिल्टर चोक होंगे तो आगे लिक्विड नहीं जाएगा, लिक्विड नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, जैसे मैंने कहा, ये बेरिंग्स की लाइफ खराब हो जाती है, बेरिंग जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं मिलता है। तो ये पानी जमा कहाँ होता है? जैसा एयर होता है, एयर हाई प्रेशर साइड में होता है, कंडेंसर में होता है, रिसीवर में होता है। वैसे पानी जो होता है वो लो प्रेशर साइड में जमा होता है। वो आप देखेंगे या तो वो लो पंप वेसल में होगा, या अगर हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम है तो वो अपने कॉइल्स में बना जमा होगा। पानी हमेशा लो साइड में बनता है, एयर हमेशा हाई साइड में जमा होता है। तो हमको ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो अमोनिया से बहुत कम है। अगर अमोनिया का 2 kg का प्रेशर पे इवेपोरेटिंग हो रहा है तो उस वक्त पानी का प्रेशर है 0.007। इसकी वजह से पानी, जब अमोनिया इवेपोरेट हो जाता है, पानी इवेपोरेट नहीं होता है, पानी लो साइड में बन जाता है। और पानी जिस तरह से अंदर एक्यूमुलेट होता है वो वहीं रह जाता है, कहीं निकलता नहीं है, लो साइड में बैठा रहता है, वो और कहीं नहीं जाता है। या तो आपके पंप वेसल में बन जाएगा या आपके इवेपोरेटर्स में बन जाएगा। क्या हम पानी का टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। हम पानी का एक टेस्टिंग का सिस्टम लगा के लो प्रेशर साइड में, या तो पंप वेसल से या जो अपना इवेपोरेटर्स है जहाँ ऑयल ड्रेन का पॉइंट दिया है वहाँ से अमोनिया का सैंपल लेके कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक सैम्पलिंग किट बनाना है। इसमें टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें मार्किंग किया हुआ है या आइसोलेशन वॉल्स है। तो आप इसमें इसको आप पंप सिस्टम में लगाओगे, इसमें एक 100 ग्राम का 100 ml का अमोनिया लोगे, इस वॉल को बंद कर दोगे, फिर धीरे 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 जो अंदर का अमोनिया है वो इवापोरेट हो जाएगा और जो रह जाएगा वो पानी होगा। आप इसमें देख सकते हो ये पंप के आउटलेट में हेडर में लगा हुआ है। यहाँ पे जो है इन्होंने अमोनिया सैंपल ले लिया, वॉल को बंद कर दिया, तो अंदर से अमोनिया धीरे धीरे इवापोरेट हो गया और जो रह गया वो पानी है। इससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपके प्लांट में कितना पानी है आपका। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लांट में क्या प्रॉब्लम है। जितना पानी होगा उतना करोजन है, उतना आपके प्लांट में सक्शन प्रेशर कम चलेगा। सक्शन जो टेम्परेचर चाहिए उससे 2 सक्शन में प्लांट चलाना पड़ता है। अगर आपको -5 टेम्परेचर चाहिए और उसके लिए आपको -10 पे चलाना पड़ता है, इसका मतलब 100% आपके अमोनिया में पानी है। आप ये देखिए, ये वही वीडियो है जो सिस्टम में लगा हुआ है। अब जैसे धीरे 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 इसका अमोनिया इवापोरेट हो जाएगा, जो अंदर रह जाएगा वो पानी होगा। ये 15,000 पैलेट का कोल्ड स्टोरेज था, -25 टेम्परेचर था। यहाँ पे उनके 6 कंप्रेसर चलते थे क्योंकि उनमें सक्शन, उनको जो -25 के लिए जो 0 बार पे प्रेशर, -30 मतलब 0 बार पे चलाना था, वो -0.15 बार पे प्लांट चलाना पड़ता था। लोअर सेक्शन पे प्लांट चलता था, कंप्रेसर ज़्यादा चलते थे, जिसकी वजह से इनका जो पावर कंजम्पशन ज़्यादा था और कंप्रेसर के स्पेयर पार्ट्स और ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। साल में उनको कम से कम 1000 लीटर के आसपास ऑयल लगता था। जब इन्होंने ये पानी का टेस्ट कर लिया तो इनको पता चल गया कि अराउंड 5 से 7% पानी है। इन्होंने जब ये पानी निकाल दिया तब इनका प्लांट -30 में चलने लगा, 6 की जगह 4 कंप्रेसर चलने लगे और ऑयल का कंजम्पशन भी कम हो गया। ये अमोनिया, इसको अमोनिया डिहाइड्रेटर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इससे अमोनिया को प्यूरिफाई किया जाता है। जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसमें अमोनिया को प्यूरिफाई किया जाता है। जो आपका पंप वेसल रिसीवर का जो लिक्विड लाइन है, जो या तो एलपी वेसल को जा रहा है या आपका जो इधर जा रहा है पॉइंट्स में जा रहा है, उसको इसमें पंप वेसल के थ्रू रूट किया जाता है और एलपी वेसल का आउटलेट या ऑयल का आउटलेट इसमें कनेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है जो लो साइड का पंप वेसल के आउटलेट का या जो इवेपोरेटर के नीचे से जो आ रहा है, उसमें अमोनिया जो आएगा वो इवेपोरेट होके गैस बन के वापस सिस्टम में जाएगा और जो पानी होगा वो नीचे एक्यूमुलेट होगा।
तो नीचे पानी एक्यूमुलेट होगा, उसको फिर आप मैन्युअली उसको ड्रेन कर सकते हो। ये टिपिकल केस स्टडीज़ है, उसमें आपको 4 से 5 लाख रुपया का कम से कम एक साल में सेविंग होगा अगर आपके पास एक प्लांट है। अगर आपके पास प्लांट बड़ा है तो आपका डेफिनेटली ज़्यादा सेविंग होगा। तो एयर, इसमें आज के प्रेजेंटेशन में हम क्या बात कर सकते हैं, एयर जो होता है वो हाई साइड में एक्यूमुलेट होता है। एयर की वजह से डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है, कंप्रेसर का वेयर एंड टियर, ऑयल का लाइफ खराब हो जाता है, पावर कंजम्पशन बढ़ता है और ज़्यादा प्लांट चलाना पड़ता है या टेम्परेचर जल्दी नहीं आता है। वाटर जो होता है लो साइड में एक्यूमुलेट होता है, पानी से रस्टिंग हो जाता है, ऑयल जल्दी खराब हो जाता है, लोअर सेक्शन पे प्लांट चलाना पड़ता है, इससे पावर कंजम्पशन बढ़ता है, एफिशिएंट कैपेसिटी नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमेशा आपको होती है। आप देखिए एयर प्रेशर है जो एयर निकाल रहा है, बबलिंग कर रहा है, सारा एयर बाहर आ रहा है प्लांट का, ये पूरा ऑटोमेटिकली काम करता है। इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको कुछ मैन्युअली करना नहीं है, रनिंग प्लांट में चलता है, आपका कंप्रेसर चलता रहेगा फिर भी आपका एयर आता ही रहेगा, एयर निकलता रहेगा, इसमें कुछ चलने की ज़रूरत नहीं है और एयर बाहर नहीं आता है। वैसे ही ये आप देखिए, ये अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट से पानी निकाल रहा है, पानी और ऑयल गंदा निकल रहा है सारा, ये भी ऑनलाइन चलता है, प्लांट चालू कंडीशन में चलता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम चलती है। तो इससे आपकी एनर्जी सेविंग होती है, प्लांट का परफॉर्मेंस बढ़ता है, स्पेयर पार्ट्स का कंजम्पशन कम होता है, ऑयल का कंजम्पशन कम होता है। ये आज का मेरा प्रेजेंटेशन था। कुछ सवाल है तो हम ज़रूर अभी बात करेंगे या सारे प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद और कुछ सब स्पीकर मिलके भी सारा जो सवाल है उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये मेरा YouTube वीडियो चैनल है, आप इसमें ज़रूर देख लीजिए, सारे वीडियो इसमें डाले हुए हैं, आप उसमें कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। धन्यवाद।